हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। मैं रामहरी राठौर आज आपके सामने फिर एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 15 रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग इसके बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ें, जिससे हमें पता चल सके कि इसका डेली लाइफ में क्या प्रयोग है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। इसलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है और इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित समस्याओं का समाधान तत्कालीन परिस्थितियों में अपने लिए अनुकूलतम प्रकार से करना चाहता है। यानी कि जो इंसान है वो अपने जीवन की चाहे किसी भी समस्या का समाधान करे, वो अपने हिसाब से करना चाहेगा। जैसे एक प्रांत का आदर्श मुख्यमंत्री सदैव उपलब्ध संसाधनों से अपने प्रांत के निवासियों के लिए अधिकाधिक खुशहाली प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है। ऐसे ही एक कंपनी का अध्यक्ष उसे उपलब्ध संसाधनों से हमेशा अपनी कंपनी के लिए अधिकाधिक संभव लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करता है। यानी कोई भी कंपनी का अध्यक्ष है, वो ये चाहेगा कि उसके पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उससे उसे मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो। ऐसे ही एक सेना का अध्यक्ष उसे उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सदैव अपनी सेना को इस प्रकार गठित करने का प्रयास करता है ताकि उसकी आक्रामक जो शक्ति है वो मैक्सिमम हो। एक उत्पादन प्रबंधक सदैव इस दिशा में प्रयास करता है कि उत्पाद की कीमत किस प्रकार यथासंभव कम की जा सकती है। यानी कोई भी उत्पादन करता है जिसने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली हुई है, तो वो यही सोचेगा हमेशा कि वो ऐसा क्या प्रयास करे जिससे से उसके जो उत्पाद की कीमत है वो मिनिमम हो सके और उसे बेनिफिट मैक्सिमम। व्यापार अथवा उद्योग में कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यापारी को अपने सीमित संसाधनों को दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में इस प्रकार से बांटना पड़ता है जिससे वह लागत को न्यूनतम रखते हुए लाभ को अधिकतम कर सके। आपने भी देखा होगा कि जो व्यापारी वर्ग है उसके अगर साथ में कोई स्पर्धा वाला व्यक्ति है तो वो उससे यही चाहेगा कि उसकी जो वस्तुएं हैं उसकी उत्पादन जो कीमत है वो मिनिमम रहे और जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर हम रैखिक प्रोग्रामन का उपयोग कर कर सरकारी, व्यापारिक एवं अन्य विकसित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा अनेक प्रकार की व्यावहारिक समस्याओं का अनुकूलतम हल निकालने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, जो रैखिक प्रोग्रामन है इसका प्रयोग हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रैखिक प्रोग्रामन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक तो आपको अपने राज्य में दिखेगा, जहाँ पर आपके राज्य का मुख्यमंत्री सोचता है कि वो उपलब्ध संसाधनों से अपने क्षेत्र जो प्रांत है उसके निवासियों को कैसे अधिक खुशहाली दे सके। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी का अध्यक्ष है वो भी यही चाहेगा कि जो उसके पास
उपलब्ध संसाधन है उससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी सेना का अध्यक्ष हमेशा यही प्रयत्न करेगा कि वो अपनी सेना को इस प्रकार से विकसित करे कि उसकी जो आक्रामक शक्ति है वो अधिकतम हो। ऐसे ही एक उत्पादन प्रबंधक जो उत्पादन करता है वो भी यही सोचेगा कि उसकी जो उत्पाद की कीमत है वो मिनिमम रहे और जो उसे बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो। सेम टू सेम व्यापारी वर्ग। तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल है जिनसे हम देख सकते हैं कि हमारे रैखिक प्रोग्रामिंग का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में होता है। इनके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी डेली लाइफ में जहाँ पर हम इनका प्रयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें। तो इसकी परिभाषा है कि रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसी गणितीय प्रविधि है जो उपलब्ध सीमित संसाधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कि रैखिक प्रोग्रामन के द्वारा हम जो उपलब्ध हमारे पास सीमित संसाधन हैं उसका अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार विभाजन करके हम समस्या को हल कर सकते हैं, जबकि प्रयुक्त सभी चरों के मध्य रैखिक संबंध हो। और यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स प्रयोग करेंगे उनके मध्य में एक रैखिक यानी लीनियर उनके मध्य रिलेशन होना चाहिए। अब है रैखिक प्रोग्रामन समस्या एवं उसका गणितीय संरूपण। ध्यान देना हमेशा, ये सारी चीज़ें नोट करते जाना, ये डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या एवं उसका गणितीय संरूपण, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक उत्पादक दो प्रकार के उत्पाद P1 और P2 यानी प्रोडक्ट, दो मशीनें यानी मशीन M1 और M2 की सहायता से बनाता है। उत्पाद P1 की एक इकाई तैयार करने के लिए मशीन M1 पर 1 घंटा, मशीन M2 पर 3 घंटे कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से उत्पाद P2 की एक इकाई बनाने के लिए प्रत्येक मशीन पर उसे 2 घंटे का कार्य करना पड़ता है। यानी कि दो अलग अलग उत्पाद हैं और दो अलग अलग मशीन हैं। तो पहले उत्पाद P1 के लिए उसे पहली मशीन पर 1 घंटे और दूसरी मशीन पर 3 घंटे कार्य करना पड़ता है, और दूसरे उत्पाद के लिए दोनों मशीनों पर 2-2 घंटे कार्य करना पड़ता है। यदि P1 और P2 के प्रति इकाई लाभ 60 रुपये और 50 रुपये हों और मशीन का एक सप्ताह में क्रम से 40 और 60 घंटे तक कार्य कर सकती है, यानी जो मशीनें हैं वो हमारी एक सप्ताह में इतना कार्य कर सकती हैं, 40 घंटे और 60 घंटे। तो दोनों उत्पादों की कितनी कितनी इकाइयाँ बनानी चाहिए ताकि जो हमें टोटल लाभ है वो अधिकतम हो सके। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग मशीन दी थी और उनके दो अलग अलग प्रोडक्ट, और उनके एक यूनिट बनाने के लिए उनका समय दिया था कि मशीनों पर दोनों पर अलग अलग समय कितना है, और उन पर जो लाभ है वो भी उन्होंने बता दिया कि P1 पर हमें कितना लाभ चाहिए और P2 पर कितना, और जो मशीनें हैं उनका कार्य भी बता दिया कि वो एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकती हैं। तो हमें इनसे निष्कर्ष निकालने के हमें क्या क्या इससे निष्कर्ष मिलेगा। पहला कि जो उत्पादक है वो केवल उत्पाद P1 या उत्पाद P2
या दोनों के उचित संयोजन में उत्पादन कर सकता है। यानी कि वो या तो P1 से करे या P2 से, या फिर दोनों के एक उचित संयोग से उत्पादन करे। इस प्रकार जो उत्पादन की विभिन्न योजनात्मक संयोजनों से उसे विभिन्न प्रकार का लाभ अर्जित होगा। यानी कि अगर वो समस्याओं को इस प्रकार से संयोजित करे जिससे वो अधिकतम टाइम स्पेंड कर सके मशीन पर, तो उसे लाभ भी अधिकतम होगा। दूसरा, इस समस्या में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां या व्यवरोधों का भी समावेश हो, जैसे मशीन M1 और M2 एक सप्ताह में क्रमशः 40 और 60 घंटे तक ही कार्य कर सकती हैं। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट इसके व्यवरोध हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितने मैक्सिमम काम कर सकती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर काम करवाएंगे तो मशीनें ख़राब हो जाएंगी। माना कि उत्पादक केवल P1 प्रकार के उत्पाद बनाने का निश्चय करता है, तब P1 प्रकार के केवल 20 इकाई ही बना सकता है। कितनी इकाई बना सकता है? 20 इकाई। इस अवस्था में उसका सकल लाभ कितना होगा? क्योंकि 60 रुपये उसे प्रति इकाई पर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसे कितना प्राप्त होगा? 60 × 20 बराबर 1200 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो P2 उत्पाद के लिए बनाने का निश्चय करे तो, और P2 से उसे 20 इकाई ही बनाई सकती हैं उसकी, जिससे उसे लाभ कितना होगा? 50 × 20 बराबर 1000। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सी वाली उत्पाद से उसे अधिकतम लाभ होगा। ऐसी और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनसे हम यह चयन कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम लाभ किससे प्राप्त होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है समस्या का गणितीय स्वरूपण। यानी कि जो समस्या है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। माना कि जो अनुकूलतम हल के लिए उत्पाद P1 और P2 हैं, इनकी जो निर्माण के अधीन जो इकाइयाँ हैं वो क्रमशः X और Y हैं। तब हम इनको इस तरीके से एक डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं कि मशीन हमारी M1 और M2 है। उत्पाद हमारे दो प्रकार के हैं, P1 और P2, जिसमें हमारी जो M1 मशीन है वो P1 पर 1 घंटे और P2 पर 2 घंटे कार्य करती है। ऐसी मशीन M2 है, वो P1 पर 3 घंटे और P2 पर 2 घंटे कार्य करती हैं। टोटल जो हमारे पास उपलब्ध है, मशीन M1 पर 40 घंटे और M2 पर 60 घंटे। और इन दोनों से जो लाभ है हमें कि उत्पाद P1 पर हमें 60 रुपये प्राप्त होते हैं लाभ, और P2 पर 50 रुपये। तो इनको अब अगर हम गणित की भाषा में लिखें तो किस तरीके से हम बताएंगे इनको? चूँकि जो उत्पाद हैं P1 और P2 वो प्रति इकाई लाभ क्रमशः 60 रुपये और 50 रुपये हैं। यहाँ पर P1 प्रकार की जो है वो X इकाइयाँ हैं और P2 प्रकार की हैं वो Y इकाइयाँ हैं। तब टोटल जो लाभ होगा उसे हम Z से व्यक्त करेंगे, यानी Z बराबर 60 × X प्लस 50 × Y। ये मैक्सिमम लाभ को व्यक्त करेगा। Z बराबर 60X प्लस 50Y। इस प्रकार कुल लाभों को चर राशियों X और Y में एक रैखिक संबंध के द्वारा हम दर्शाएंगे, और जो टोटल लाभ होगा इसको हम उद्देश्य फलन अधिकतम Z बराबर 60X प्लस 50Y के द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? जो अधिकतम लाभ होगा इसको हम उद्देश्य फलन कहेंगे, ऑब्जेक्ट फंक्शन। और इसके बाद जो मशीन है हमारी M1 और M2 के लिए व्यवरोध, ध्यान रखना ये एक एक करके कंसेप्ट है। पहला हो गया हमारा उद्देश्य फलन, जिसमें हम जो मैक्सिमम या मिनिमम लाभ होता है उसको व्यक्त करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी व्यवरोध की। ठीक है, इसके द्वारा हम उत्पाद प्रति इकाई P1 और P2 के निर्माण के लिए मशीन M1 पर 1 और 2 घंटे कार्य करना है,
अतः x इकाई P1 के लिए और y इकाई P2 के लिए मशीन के निर्माण के लिए कार्य करती हैं। तो इनका टोटल कार्य कितना हो जाएगा, x + 2y। किसके लिए, मशीन M1 के लिए। और जो हमारी मशीन M1 है वो अधिकतम 40 घंटे के लिए उपलब्ध है, यानी कि इससे हम अधिक कार्य नहीं करवा सकते 40 घंटे से, या तो 40 घंटे या इससे कम ही काम करवा सकते हैं। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो किस तरीके से व्यक्त करेंगे, x + 2y <= 40, यानी यहाँ तो 40 से कम या 40 के बराबर, इससे अधिक कार्य नहीं करवा सकते हम। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी मशीन है M2 के लिए 3x + 2y <= 60। ये हमारे पास दो तरह की व्यवरोध हो गई। अब तीसरी कंडीशन हमारी होती है ऋणोत्तर व्यवरोध, जिसके अंदर हम x और y जो निर्माणाधीन इकाइयाँ हैं उनको लिखते हैं, जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि x > 0 और y > 0। तो इन तीन समस्याओं को हम अपनी गणित की भाषा में लिखेंगे, जो हमें लैंग्वेज रूम में दी होगी। तो इसको अगर हम एक तरीके से देखें कि हम इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे, तो जो अधिकतमीकरण होगा यानी कि मैक्सिमम जो हमें बेनिफिट चाहिए उसको हम लिखेंगे z = 60x + 50y। फिर इसके बाद इनके व्यवरोध यानी इनमें क्या क्या कंडीशन दी हैं। तो पहली दी थी कि x + 2y ये <= 40, यानी कि हमारी इनइक्वालिटीज है, असमिकाएँ हैं। दूसरी है 3x + 2y <= 60, और तीसरी हमारी ऋणोत्तर व्यवरोध वाली। ये तो हमें प्रत्येक में लिखनी है, x > 0 और y > 0। तो हमें जो समस्याएं दी होंगी वो इस टाइप में दी होंगी, और हमें इनको सॉल्व करना होगा ग्राफ की सहायता से, और वहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके इसमें रखनी होगी z में। फिर देखेंगे कि किस बिंदु पर इसका हमें अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। जिस पर अधिकतम प्राप्त होगा वही हमारे x और y के मान हो जाएंगे। अब कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको नोट करना है। पहली डेफिनेशन है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको आपको नोट करना है। यदि C1 C2 ... Cn अचर हो यानी कांस्टेंट, तथा x1 x2 xn चर राशियाँ हो यानी वेरिएबल्स, तो रेखिक जो फलन होगा जिसे हम z से व्यक्त करेंगे, z = C1 x1 + C2 x2 + Cn xn, जिसका हमें अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमम या न्यूनतमीकरण होना है, उसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं। यानी जो हमारा उद्देश्य फलन है, इसको जनरल व्यक्त करने का जो फॉर्मूला है वो है z = C1 x1 + C2 x2 .. Cn xn। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको निकालेंगे कि इसमें मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम। जैसे अभी जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसमें हमें उसका अधिकतम निकालना था, तो यहाँ पर हम इसको व्यक्त किया था अभी हमने z = 60x + 50y। यहाँ पर x और y क्या है, चर राशियाँ हैं। दूसरी हमें डेफिनेशन नोट करनी है व्यवरोध यानी कांस्टेंट। किसी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या में प्रयुक्त चरों पर लगी हुई शर्तों को समस्या के व्यवरोध कहती हैं। यानी जो उनके ऊपर कंडीशन लगी होंगी उनको ही हम क्या कहेंगे, उनकी व्यवरोध कहेंगे। और इन्हें हमें एक घात वाले समीकरणों या असमिकाओं के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान रखना, एक घात वाले समीकरणों के रूप में या असमिकाओं के रूप में व्यक्त करना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया था x + 2y <= 40 और 3x + 2y <= 60। तीसरी कंडीशन हमें ऋणोत्तर व्यवरोध, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस,
एक्स ग्रेटर 0 और वाई ग्रेटर 0। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन हो गई आपकी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके हल के बारे में कि हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे और हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है। चरों के ऐसे मानों का समुच्चय जो दिए गए रैखिक प्रोग्राम समस्या के जो व्यवरोध होंगे उनको संतुष्ट करता है, वो उसका हल कहलाएगा। यानी कि हम जब x और y के मान निकालेंगे तो वो x और y के मान अगर हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे लेस देन और ग्रेटर वाले उनको अगर संतुष्ट करता है तो जो x और y के मान होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। अब हल के जो टाइप है वो पहला टाइप है इसका सुसंगत हल, यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम सुसंगत हल किसे कहेंगे? चरों के मानों का एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए रैखिक प्रोग्राम समस्या के सभी व्यवरोधों के अतिरिक्त जो ऋणोत्तर व्यवरोध हैं उनको भी संतुष्ट करता हो। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा से समझें, चरों के मानों का एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए रैखिक प्रोग्राम समस्या के सभी व्यवरोधों के अतिरिक्त जो ऋणोत्तर व्यवरोध हैं उनको भी अगर संतुष्ट करता है तो उस हल को हम सुसंगत हल कहेंगे। यानी कि जो हमारे पास कंडीशंस होंगी जैसे ये लेस देन और इक्वल वाली और ये वाली, इनके साथ साथ अगर इसको भी ये क्या करे, संतुष्ट करे, तो हमारा हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा, यानी फिजिबल सॉल्यूशन। दूसरा हल है इष्टतम हल, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो किसी जो रैखिक प्रोग्राम समस्या है इसका इष्टतम हल वह सुसंगत हल है जिसके लिए समस्या के जो उद्देश्य फलन है उसका मान उच्चतम या निम्नतम हो। यानी कि इष्टतम हम हल किसे कहेंगे? इष्टतम हल हम सुसंगत हल को ही कहेंगे, लेकिन जिसके लिए हमारा जो मान प्राप्त होगा, जैसे z बराबर जो मान प्राप्त होगा ना लास्ट में, जिसमें हमें या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इष्टतम हल कहेंगे। नोट करके लिख लेना, रैखिक प्रोग्राम समस्या के हल से तात्पर्य है इसका इष्टतम हल। ठीक है, जो हल है उसे ही हम इष्टतम हल कहते हैं। तो इन पर कन्फ्यूजन मत रखना, दोनों चीज़ें एक ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रैखिक प्रोग्राम समस्याओं का हल ज्ञात करने की आलेखी विधि। यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे इसके लिए। तो इसको हल करने के लिए किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करने की सबसे आसान विधि है ये। इस विधि का प्रयोग हम केवल तभी कर सकते हैं जब रैखिक प्रोग्राम समस्या में केवल दो निर्णायक चर हों। यानी कि रैखिक प्रोग्राम समस्या को हम ग्राफी विधि से जब ही हल कर पाएंगे जब उसके अंदर हमारे पास दो चर राशियाँ हों और दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोणीय बिंदु विधि पहली विधि है इसकी, कोणीय बिंदु विधि, कॉर्नर पॉइंट मेथड। ध्यान रखना इसमें अलग अलग विधियां हैं, तो हमें पहली विधि इसकी पढ़नी है कोणीय बिंदु विधि, कॉर्नर पॉइंट मेथड। यह विधि मूलभूत चरम बिंदु प्रमेय, यह विधि मूलभूत चरम बिंदु प्रमेय पर आधारित है, जिसका कथन निम्न प्रकार है। क्या है कि किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या का इष्टतम हल यदि विद्यमान हो तो समस्या के सभी सुसंगत हलों के समुच्चय से निर्मित अवमुख बहुभुज के एक चरम बिंदु पर होता है। शायद ये आपके ऊपर से निकल गई। देखो इसने कहा है कि जो हमारे पास मूलभूत चरम बिंदु प्रमेय है इसका कथन ये है
कि किसी भी रेखिक प्रोग्रामल समस्या का जो इष्टतम हल होगा वो उस समस्या के जितने भी सुसंगत हल होंगे उनमें भी, ध्यान रखना, उनमें भी जो चरम बिंदु होंगे उन पर ही होगा, यानी जो पॉइंट होंगे उन पर ही होगा, चरम बिंदुओं पर। रेखिक प्रोग्रामल समस्या जिसमें दो निर्णायक चर हों उसको हल करने के लिए कोणीय बिंदु विधि का द्वारा जो आलेख है वो निम्न प्रकार से होगा कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो दी गई रेखिक प्रोग्राम समस्या होगी उसका हम गणितीय स्वरूपण करेंगे, और यदि इस रूप में नहीं दी गई हो तो ठीक है, यानी अगर गणितीय रूप में नहीं दी गई है तो सबसे पहले हम उसको गणितीय रूप में लिखेंगे। दूसरा, व्यवरोधों के रूप में दी गई असमीकाओं को, जो असमीकाएँ होंगी उनको हम समीकरणों में परिवर्तित करेंगे और उनके हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ पर उनको दर्शाएंगे। रेखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए समीकरण में हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमें x अक्ष पर बिंदु प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब x पे 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो y अक्ष पर बिंदु प्राप्त होगा। और जो हमें बिंदु मिलेंगे इनको हम किस पर दर्शाएंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे और उनको हम मिला देंगे। प्रत्येक असमीका को दर्शाने के लिए क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, यानी उसके क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि उसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में। जिसके लिए हमें क्या करना है, प्रत्येक असमीका में x और y दोनों को शून्य रखना है, और यदि ये असमीका इस कथन को सत्यापित करती है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, और इसको अगर असत्य सिद्ध करती है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। सत्य असत्य का मतलब है, जैसे कोई हमें असमीका दी है, जैसे x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो इसमें हम x और y के मान रखेंगे 0 0, तो 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, और 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो अगर ये बात सत्य है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, और ये अगर असत्य है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने कक्षा 9th और कक्षा 10th में अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं। इसके बाद पॉइंट क्या होगा, सभी बिंदुओं को समाहित करने वाला क्षेत्र XY समतल में प्राप्त करेंगे, जो सभी व्यवरोधों को एक साथ संतुष्ट करेगा। और जब ये सभी व्यवरोध एक साथ संतुष्ट हो जाएंगे तो उस हल क्षेत्र को हम सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे। इस प्रकार प्राप्त जो अवमुख बहुभुज के शीर्ष होंगे कोण वाले कोणीय बिंदु, उनके निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, और प्रत्येक शीर्ष पर उद्देश्य फलन के मान ज्ञात करेंगे। और जो हमारे शीर्ष बिंदु होंगे उन पर जो बिंदु होंगे उन पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे उद्देश्य फलन का, और देखेंगे कि किस पर इसका मान अधिकतम या निम्नतम प्राप्त हो रहा है। और जैसा प्रश्न में पूछा जाएगा मैक्सिमम के लिए, तो जिस पर मैक्सिमम होगा वही उसका क्या होगा, इष्टतम हल होगा। और अगर प्रश्न में मिनिमम पूछा जाएगा तो जिस पर इसका मिनिमम मान प्राप्त होगा वो उसका क्या हो जाएगा, इष्टतम हल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस विधि का प्रयोग हमें करना है। तो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए। तो ये थी आपकी कोणीय बिंदु विधि। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो और जल्दी आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया था अभी, अधिकतम है ज्ञात करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें हमें अधिकतम यानी मैक्सिमम मान निकालना है। क्या है, z बराबर 60x प्लस 50y, और व्यवरोध क्या दिए हमें, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 40, और 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 60, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है, x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर 0। तो सबसे पहला हमारा जो कार्य रहेगा, जो सबसे पहला हमारा कार्य है वो ये है कि जो असमीकाएँ हैं इनको हमें समीकरणों में चेंज करना है। ठीक है, तो इनको हम लिख देंगे इक्वल टू करके, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 40 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 60।
अब इसके बाद दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है कि इन समीकरणों में हम एक एक करके पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का पॉइंट मिलेगा, फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का पॉइंट मिलेगा। यानी कि दो दो बिंदु हमें प्रत्येक समीकरण के लिए निकालने हैं। तो हमने पहले समीकरण में x बराबर 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा x का मान, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y बराबर 40, यानी कि y बराबर 20। ऐसे ही अगर हम y को 0 रखें तो y 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा 40। यानी ये हमारे पहले समीकरण के बिंदु हो गए x प्लस 2y बराबर 40 के लिए। क्या क्या? जिसमें x का मान कितना था? 0 था, तो 0,20, और दूसरा क्या था 40,0। ये दो पॉइंट हो जाएंगे इसके, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरे समीकरण के लिए करना है। तो दूसरे समीकरण में हम x बराबर 0 रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखो तो 2y बराबर 60, यानी कि y बराबर 30। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 30 मिल गया। ऐसे ही अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर 60, यानी कि x बराबर 20। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 20। इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,30 और 20,0। ये इसके दो पॉइंट हो गए, ये दूसरे समीकरण के दोनों पॉइंट हो गए। अब हम इनको ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ग्राफ पर हमने दर्शा दिया इनको इस तरीके से। यहाँ पर आप इनका ग्राफ देख सकते हैं। तो पहला वाला जो समीकरण है x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 40, उसके पॉइंट क्या थे 40,0, यानी x अक्ष पर 40 और y इसका 0 है, तो ये पॉइंट आएगा हमारा x अक्ष पर। ऐसे ही दूसरा क्या था 0,20, यानी कि इसका x अक्ष 0 है, तो 20 किस पर आएगा फिर y अक्ष पर, तो ये पॉइंट हो जाएंगे इसके। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे एक लाइन के द्वारा, ठीक है। अब ऐसे ही हमें दूसरे समीकरण के लिए करना है। उसके पॉइंट क्या थे 20,0, यानी x अक्ष पर 20 और y पे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। दूसरा था 0,30, यानी इसका x अक्ष 0 है और y पर 30 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये इसके दोनों पॉइंट हो जाएंगे। अब इनको भी मिला दो एक लाइन के द्वारा, क्योंकि ये रेखिक समीकरण है इसलिए इनको हम लाइन के द्वारा मिला देंगे, तो ये मिल गए, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब जो हमारे पास असमीकाएँ थी उनको हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के संतुष्ट कराएंगे। यानी अब हमारा तीसरा कार्य क्या है? पहला तो था जो असमीकाएँ थी उनको समीकरण में चेंज करना, ठीक है। दूसरा कार्य हमारा क्या था? दूसरा कार्य था कि जो समीकरण प्राप्त हुए हैं उनमें x बराबर 0 रख के y के पॉइंट ज्ञात करना और y बराबर 0 रख के x के पॉइंट ज्ञात करना। तीसरा कार्य था उनको ग्राफ पेपर पर दर्शाना और उन बिंदुओं को एक लाइन के द्वारा मिलाना, ठीक है। अब जो चौथा कार्य है वो चौथा कार्य ये है कि जो हमारी असमीकाएँ हैं उनमें हम x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी कि जो मूल बिंदु के मान है वो रखेंगे और असमीकाओं को संतुष्ट कराएंगे। अगर असमीकाएँ संतुष्ट हो जाती हैं तो हमारा हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर असमीका असंतुष्ट होती है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। ये चौथा हमारा कार्य है। तो पहली असमीका थी हमारी x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 40, तो इसमें x बराबर 0 रखो तो 0 और y बराबर 0 रखेंगे, 2 इंटू y मतलब 0 ही हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 40, यानी 0 लेस देन एंड इक्वल टू 40। अब आप लोग बताइए, क्या 0 40 से छोटा होता है? क्या ये कंडीशन सत्य है कि 0 है वो 40 से छोटा होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं सभी की कमेंट देख रहा हूँ, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ, ये सत्य होता है। कैसा? ये सत्य है, यानी ट्रू है। और जब सत्य होगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो उस लाइन से मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक है। तो इससे हमने मूल बिंदु की तरफ कर दिया। ऐसी दूसरी हमारी असमीका थी 3x प्लस 2y
लेस देन एंड इक्वल टू 60। इसमें भी अगर हम x और y के मान 0 रखें तो ये भी क्या हो जाएगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 60। तो ये भी बात हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, यानी ट्रू हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो इससे भी जो हमारा हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और इससे भी किधर था, मूल बिंदु की तरफ। अब इन दोनों में जो कॉमन क्षेत्र होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन क्षेत्र है इसको हमें चुनना है इसमें। तो देखिए ये वाली लाइन है, इससे भी इधर वाला क्षेत्र आ रहा है, और ये वाली लाइन है, इससे भी इधर वाला क्षेत्र आ रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन क्षेत्र होगा वो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। छायांकित क्षेत्र ओ डी ई बी, ठीक है, ओ डी ई बी उन सभी संभव हलों का समुच्चय है जो दोनों व्यवरोधों और ऋणोत्तर व्यवरोधों को एक साथ संतुष्ट करता है। इस क्षेत्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु संभावित हल नहीं हो सकता है। इसलिए अब हमारा जो अगला चरण है वो हमें इनमें सुसंगत हलों को निकालना है कि किस पर इसका मान मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम। तो हम मैक्सिमम के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम हल ज्ञात करना है, तो इष्टतम हल के लिए हम कार्य करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब जो हमारे पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट जो किस पर है, कॉर्नर पर है। ध्यान रखना, हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो कॉर्नर वाला मेथड पढ़ रहे हैं। तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट है ये, एक ये और ये, इन तीनों बिंदुओं पर हम जेड का मान निकालेंगे, और जिस पर मैक्सिमम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों पॉइंट लिख लिए, 20,0, 10,15 और 0,20। अब हम इन पर इनके मान निकालेंगे और देखेंगे किस पर इसका मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है। और एक और पॉइंट कौन सा है, एक ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, मूल बिंदु वाला, क्योंकि इन सभी से ये घिरा हुआ है, तो ये भी पॉइंट है इसके लिए। तो इस पर हम मान निकालें, जेड का मान। तो पहले ओ पॉइंट पर निकाला जिसके एक्स निर्देशांक 0 और वाई 0 है। तो जब जेड में रखेंगे, जेड बराबर कितना था, 60x प्लस 50y, 60x प्लस 50y। एक्स के मान और वाई के मान 0 रखेंगे तो इसका मान 0 प्राप्त होगा, यानी ये तो मैक्सिमम है नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा डी पॉइंट पर जिसका एक्स निर्देशांक 20 है और वाई निर्देशांक 0 है, तो इसमें मान रखेंगे एक्स की जगह 20 और वाई की जगह 0, तो हमें प्राप्त होगा 1200। ऐसे ही ई के लिए जिसके मान है 10 और 15, इसके लिए मिलेगा 1350। बी पॉइंट के लिए 0,20 था, तो इसके लिए मिलेगा 1000। अब आप खुद देख सकते हैं कि 0 मिनिमम है, 1000 भी मिनिमम है, 1200 भी मिनिमम है। इन सब में जो मैक्सिमम है वो है 1350। कितना है, 1350। और ये किस पर प्राप्त हुआ है हमें, x बराबर 10 और y बराबर 15 पर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इष्टतम हल हो जाएगा। उद्देश्य फलन का अधिकतम मान है वो 10,15 पर प्राप्त हुआ है। अतः जो कोणीय बिंदु होगा वो ई के द्वारा प्रदत्त हल ही इष्टतम हल होगा। ये हमारे कैसे बिंदु है, कोणीय बिंदु हैं। तो इस तरीके से ये इसका क्या होगा, इष्टतम हल होगा। इससे हमें क्या निर्णय मिला कि अधिकतम लाभ के लिए हमें उत्पादन जो है वो P1 से 10 और P2 से 15 इकाइयों का करना चाहिए। इससे हमें ये आइडिया मिला कि हमें P1 जो उत्पाद है वो 10 और P2 है वो 15 इकाइयों का हमें उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। समझ में आ गया, कोणीय विधि समझ में आई। तो सारे सवाल हमें इसी तरीके से करने हैं, ध्यान रखना। ये सभी जो प्रश्न हैं वो हमें इसी तरीके से करने हैं। अब नोट करके लिख लेना, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध हो, कैसा हो, परिबद्ध यानी कि बाउंडेड, जैसा कि अभी हमें प्राप्त हुआ था, अर्थात यह एक अवमुख बहुभुज बनाता हो, तब अवमुख बहुभुज के जो कोणीय बिंदुओं में से
किसी एक बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान अधिकतम तथा किसी अन्य बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कुछ स्थितियों में यदि किसी रेखिक प्रोग्राम समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध अवमुख बहुभुज नहीं होता है, अर्थात यह किसी भी दिशा में अनंत तक विस्तृत होता है, तब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो अपरिबद्ध कहलाता है। जैसे अभी तो हमारा जो हल क्षेत्र प्राप्त हुआ है वो हमें परिबद्ध प्राप्त हुआ है, बाउंडेड। क्यों? क्योंकि ये पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से। और अगर हमें कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ये हल क्षेत्र हमें बाहर की तरफ प्राप्त हो इस तरीके से, तो हम इसको कहेंगे अपरिबद्ध। ठीक है। यदि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है तो इस हल क्षेत्र के प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करते हैं तथा इन बिंदुओं पर उद्देश्य फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमशः कैपिटल एम और स्मॉल एम हो, तब हमें दो निम्न स्थितियाँ प्राप्त होंगी। पहली कि जो सरल रेखा है हमारी z बराबर ax प्लस बी वाई बराबर m, ये हम खींचेंगे और उस पर एक ओपन अर्धतल ax प्लस बी वाई ग्रेटर एम ज्ञात करते हैं। यदि ax प्लस बी वाई ग्रेटर एम, इसके द्वारा जो हमारा विवृत अर्धतल है यानी कि अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु इसमें उभयनिष्ठ नहीं होता है, तब जो उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होगा वो कैपिटल एम होगा, अन्यथा उद्देश्य फलन का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। ऐसे ही अगर हम मिनिमम मान की बात करें तो अगर हम ax प्लस बी वाई लेस देन एम के द्वारा इसे दर्शाएं तो इसमें भी जो हल क्षेत्र अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो इसका जो निम्नतम मान होगा वो स्मॉल एम होगा। ये कुछ कंडीशंस है जो हमें याद रखनी है इनके लिए। ठीक है। तो ये थे आपके थ्योरी के कंसेप्ट, इसके सभी, जिसमें हमने रेखिक प्रोग्रामन विधि के बारे में जाना और उसकी जो पहली विधि है कोणीय विधि, यानी कोणीय जो कॉर्नर पर बिंदु है, कॉर्नर मेथड, उसको हमने समझा। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं।